विचित्र पुष्प पार्ट 7। नाव चलाने में उत्तुंग का अनुभव नहीं के बराबर था। पहाड़ों में प्रपात है, लेकिन बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं। उन पहाड़ों में तो एक ही नदी है, चित्रवाती। तब उसमें बाढ़ आती तो अपने दोस्तों के साथ वह लट्टों के बेड़े पर जाता। इससे उसे बहुत मज़ा आता था। नाव चलाने की ज़रूरत उसे कभी नहीं आई। लेकिन आज बीच समुंदर में नाव चलाते हुए उसके साथ था उसका दृढ़ संकल्प, राक्षस जंतु का वध। उसे इस बात का बिल्कुल भय नहीं था कि मुझे अच्छी तरह से नाव चलाना नहीं आता है। उसे याद आती थी केवल राजा को दिया हुआ वचन। इन वचनों को निभाने के लिए, अपने प्राणों की बलि देने के लिए भी वह कटिबद्ध था। अपना वचन निभाकर अपनी जाति के गौरव को उन्नत करने का ही उसका लक्ष्य था। समुद्र में थोड़ी दूर और जाने के बाद लहरों का उछाल कम होता गया। छोटी छोटी लहरों पर अब नाव तेजी से जाने लगी। अब थोड़ी दूर और जाने के बाद नाव के प्रशांत जल में प्रवेश किया। अब नाव को आगे बढ़ाने के लिए उसने दंड हाथ में लिया और जोर से चलाने लगा। धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। आकाश मेघों से आच्छादित नहीं था, इसलिए झिलमिलते हुए तारे दिखाने लगे। परंतु कुछ देर बाद हर दिशा में घना अंधकार छा गया। किसी भी क्षण राक्षस जंतु की किसी भी ओर से पानी से ऊपर आने की संभावना है। इसलिए वह बड़ी ही सावधानी बरतता हुआ नाव चलाने लगा। वह तीक्ष्ण दृष्टि से देखता भी जा रहा था। बहुत दूर जाने के बाद अकस्मात अपने पीछे उसने एक काले आकार को देखा। उत्तुंग ने तुरंत नाव पीछे घुमाई। उसने देखा कि वह काला आकार धीरे धीरे बृहद रूप धारण करता हुआ उसी की नाव की ओर बढ़ा चला आ रहा है। उसने ध्यान से देखा कि वह क्या है। मुख तो स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका बड़ा सिर, चौड़ी भुजाएं तथा बड़े बड़े हाथों से वह समझ गया कि वह राक्षस जंतु ही है। चलने की उसकी गति से लग रहा था कि इतने गहरे पानी में भी वह लंबे लंबे पाँव भरता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा है। उत्तुंग ने सोचा, बीच समुद्र में राक्षस जंतु का सामना करना दुस्साहत होगा। उसने निश्चय कर लिया कि भूमि का भाग जब तक दिखाई नहीं पड़ेगा तब तक तेजी से वह जाता रहेगा। वह नाव को तेजी से चलाता रहा और यह देखता भी गया कि राक्षस जंतु उसके पीछे पीछे आ रहा है या नहीं। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने पत्थरों का एक बड़ा ढेर देखा। खुश होता हुआ वह चिल्ला उठा, भूमि! इस आनंद में वह समीप पहुंचा, लेकिन वहां उतरने के लिए कोई जगह खाली ही नहीं थी। जहाँ जहाँ ऊंचे ऊंचे पत्थर थे, उन पर लहरें तेजी से आती और उन पत्थरों से टकराती थी, जिससे नाव ऊपर और नीचे झूलने लगी। नाव को काबू में रखने की वह भरसक कोशिश करने लगा। हठात एक बहुत बड़ी लहर ने नाव को उठा लिया। दो चट्टानों के बीच में जो तंग जगह थी, उसके द्वारा बाहर फेंक दिया। इस वेग में नाव उथल पुथल हो गई। नाव के अंदर जो फूल थे वे बिखर गए। पल भर में यह जो आकस्मिक घटना घटी, उससे उत्तुंग का दम घुट गया। पर दूसरे ही पल अपने को उसने संभाला और छिन्न भिन्न पड़े उन फूलों को इकट्ठा किया। फिर नाव के पास पहुंचा। उसने देखा कि इतने में कई फूल पानी में हिलते हुए चले जा रहे हैं। उसने सोचा कि चूंकि शताब्दिक पुष्प यहाँ है, इसलिए वह राक्षस जंतु अवश्य इस ओर आकर्षित होगा और यहाँ आएगा। पर यहाँ का मार्ग बहुत ही तंग है। राक्षस जंतु के लिए यहाँ आना सुलभ नहीं है। फिर नाव में जाकर राक्षस जंतु को इस तरफ ले आना भी असाध्य कार्य है। क्या करूं और क्या ना करूं, यही सोचता हुआ थोड़ी देर वह वही खड़ा रहा। बड़ी ही जागरूकता से उसने देखा कि राक्षस जंतु के दिखने का क्या कोई आसार है, लेकिन उसका कोई पता न चला। समय बीतता जा रहा था। पूरब की दिशा में कांति की रेखाएं दिखने लगी। उस समय समुद्र में उसे राक्षस जंतु की पीठ दिखाई पड़ी। राजा की बात उसे याद आई कि सवेरा होते होते राक्षस जंतु समुद्र के बीच में पहुंच जाता है। उसने निर्णय कर लिया कि फिर रात होने तक उसके समुद्र से बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद उल्टी पड़ी नाव को अपनी भुजाओं पर उठाकर ठीक रखा दी। जिन शताब्दिक पुष्पों और पौधों को चुना था, उन्हें फिर से नाव में रख दिया। उन फूलों से सुगंध यूं फैल रही थी मानो वे अभी अभी विकसित हुए हो।
उन पौधों को रोंपने और उन फूलों को छिपाने के लिए वह सही जगह की खोज करने लगा। इर्द-गिर्द गौर से देखा। तब तक काफ़ी सवेरा हो गया था। वह एक पत्थर पर बैठकर कुछ देर सोचता रहा। विश्राम लेने से उसने एक झपकी ली। रात भर नाव में सफ़र करने की वजह से थका हुआ उत्तुंग जल्दी ही नींद की गोद में चला गया। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह कितनी देर सोया। सिर के पीछे से आई औरतों की हंसी की आवाज़ों ने उसे जगा दिया। वह हड़बड़ाता हुआ उठा। उसने यह सोचते हुए पीछे घूमकर देखा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। 6 युवतियों ने आकर उसे घेर लिया। उनकी वेशभूषाएं विचित्र है, उनकी भाषा भी विचित्र है। रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए है। बालों को और हाथों को उन्होंने फूलों से सजा रखा है। उत्तुंग ने सोचा किसी पहाड़ी जाति के होंगे, लेकिन उनकी बोली उसको समझ में नहीं आई। सब युवतियों के हाथों में शताब्दिक पुष्प है। उनको सूंघते हुए बड़े आनंद से वे आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वह इस इंतजार में रहा कि हाथ में रखे हुए पुष्प वहाँ छोड़कर वे कब चली जाएगी, लेकिन वे जाने का नाम ही नहीं ले रही है। उत्तुंग ने यह जान लिया और उनसे कहा, मैं उन फूलों को माणक्यपुरी से ला रहा हूँ। एक बहुत ही मुख्य कार्य पर उन्हें दूर प्रांत में अपने साथ ले जा रहा हूँ। आप कृपया उन फूलों को नाव में रख दीजिए। सूर्यास्त होते ही मुझे यहाँ से निकलना है। राक्षस जंतु की बात बताकर उन्हें डराने का उसकी इच्छा नहीं थी। माणिक्यपुरी कहकर दोहराती हुई वे हंसती रही, पर कुछ भी बोली नहीं। उत्तुंग नाव के पास गया और उनकी ओर देखते हुए बोला, आप लोगों ने उन फूलों को यहाँ से लिया है ना? हाथ दिखाते हुए उनसे उसने पूछा। हाँ के भाव में सिर हिलाती रही वे युवतियाँ। इशारे से उत्तुंग ने बताया कि तो फिर उन्हें वहीं रख दीजिए। अपना सर हिलाती हुई उन युवतियों ने कुछ कहा। उत्तुंग कुछ समझ नहीं पाया। वह नाराज होता हुआ बोला, वे फूल मेरे हैं, चुपचाप उन्हें वहीं रख दीजिए। हाथ हिलाते हुए वह गरजा। फिर भी वह फूल की सुगंध को सूंघती हुई मुस्कुराती रही। आखिर उनमें से एक युवती उत्तुंग के पास आई। उसका स्पर्श किया और हाथ उठाकर उसे दूर की जगह दिखाती हुई कुछ बोली। इन फूलों को लेकर हम अपने घर जा रहे हैं, क्या तुम भी आओगे? उनके संकेतों से यह मतलब निकाला है और उत्तुंग ने इस मतलब को समझ लिया। बाकी पांचों युवतियां वहां से निकल पड़ी। अच्छा ठीक है, आऊँगा, पर एक शर्त पर। जब वहाँ आऊँगा तब मेरे फूल मुझे लौटा दो। कहते हुए उनके साथ साथ चलने के लिए वह तैयार हो गया। जाने के पहले एक बार नाव को देखा। वहाँ एक भी फूल नहीं था, सिर्फ पौधे थे। नाव को वहीं छोड़ने पर हो सकता है नाव लहरों के बहाव में बह जाए, इसलिए उसे और पीछे ढकेल कर रख दी। उसने सोचा कि पौधों को वहीं छोड़ना श्रेयस्कर नहीं। उन्हें हाथ में ले लिया और युवतियों की ओर घूमा। वे सब एक जगह रुककर हंसती हुई उत्तुंग की प्रतीक्षा कर रही थी। उत्तुंग जल्दी जल्दी चलकर उनके पास पहुंचा। उनकी बोली को समझने की कोशिश करता हुआ मौन होकर उनके पीछे पीछे जाने लगा। वे युवतियां भी कभी कभी पीछे घूमकर देखती थी कि वह युवक हमारे पीछे पीछे आ रहा है कि नहीं। यूं वे अपने निवास स्थल की ओर जाने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उस रेतीले प्रदेश को पार किया। वे अब लाल मिट्टी वाले प्रदेश से गुजरने लगे। चारों ओर पर्वत श्रेणियों से घिरी हुई वह जगह एक गहरी तश्तरी की तरह दिखाई पड़ी। पेड़ पौधों से हरा भरा है, लेकिन बड़े पेड़ है ही नहीं। थोड़ी दूर और जाने के बाद उसे एक बस्ती दिखाई पड़ी। उनको देखते ही झोंपड़ियों के अंदर से आई स्त्रियों ने उनसे कुछ पूछा। उनके प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देकर वे युवतियां बस्ती के बीच में स्थित एक बड़ी झोंपड़ी के पास पहुंची और मांझी मांझी कहकर पुकारा। उनकी पुकारे सुनकर एक प्रौढ़ा दरवाजा खोलकर बाहर आई। देखो हम क्या ले आई है, सुंदर है ना? कहती हुई एक युवती ने एक फूल उस स्त्री को दिखाया। बहुत ही सुंदर है, बड़ी अच्छा सुगंध भी आ रहा है। कहाँ से ले आई हो? उस स्त्री ने पूछा। हम लोग समुद्री तट पर गए थे। उस युवक को हमने सोते हुए देखा। उसके बगल में एक नाव थी और उस नाव में ये फूल मिले। हमने सोचा कि वे हमारे लिए ही लाया है, इसलिए हमें इन्हें लिया है। लगता है वह माणिक्यपुरी से आया हुआ है।
उसने अपनी भाषा में कुछ कहा, लेकिन उसकी बातें हमारी समझ में नहीं आई। उसे अपने साथ ले आई है। वह देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ना? एक युवती ने कहा। कहती हुई उस युवती ने उत्तुंग को दिखाया। हाँ हाँ, बहुत ही सुंदर है। उससे बातें करके मैं विवरण जान लूंगी। तुम लोग अब अंदर जाओ, उस प्रौढ़ा ने कहा। सब युवतियां एक के बाद एक झोंपड़ी के अंदर चली गई। उस स्त्री ने उत्तुंग को इशारे से कहा, बैठ जाओ। फिर वह अंदर गई। उसकी बातें उत्तुंग की समझ में नहीं आई। उस झोंपड़ी को देखकर उत्तुंग ने अनुमान लगाया कि यह झोंपड़ी इस बस्ती के प्रधान की होगी। जो स्त्री अंदर गई थी अब बाहर आई। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें खाने और पीने के पदार्थ भरे हुए थे। वह उत्तुंग के पास आई और बोली, बहुत थके हुए लगते हो, यह खाओ और पियो। काबुई के आने के बाद बातें करते हुए भोजन करो। उत्तुंग ने थाली से एक बर्तन लिया और पानी पिया, फिर बर्तन बगल में रख दिया। पास ही के खंभे से लगकर वह बैठ गया और उन शताब्दिक पुष्पों के बारे में सोचने लग गया जिन्हें युवतियाँ अपने साथ अंदर ले गई थी। वह सोचने लगा, इन शताब्दिक पुष्पों से आकर्षित होकर वह राक्षस जंतु अगर यहाँ आ जाए तो क्या किया जाए। फिर सोचा, समुद्री तट पर बड़े बड़े पत्थर हैं। वे दीवार की तरह रुकावट बने हुए हैं। उन पत्थरों को पार कर राक्षस जंतु के इस तरफ आने की कम गुंजाइश है। पत्थरों के बीच में केवल एक तंग रास्ता है। उस रास्ते से राक्षस जंतु आ नहीं पाएगा। जब नाव उल्टी हो गई तब कुछ फूल पानी में गिर गए। उन्हीं से वह जंतु शायद संतृप्त हो जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो क्या यहाँ के लोग मेरी सहायता करने सन्नद्ध होंगे। जब किसी ने उसकी पीठ जोर जोर से थपथपाई तो उत्तुंग ने अपनी सोच से चौंक कर सिर घुमाकर देखा। सामने खड़े एक दृढ़ शरीर वाले ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसका सवाल उत्तुंग की समझ में नहीं आया। फिर भी उसने कहा, माणक्यपुरी राज्य के श्रृंगमय पर्वतों से आया हूँ। मेरा नाम उत्तुंग है। श्रृंगमय पर्वतों से आ रहे हो? सुनकर बहुत आनंद हुआ। चलो अंदर चलते हैं। कहते हुए वह उसे अंदर ले गया। जब उत्तुंग को मालूम हुआ कि वह उसकी भाषा जानता है तो उसे बड़ी खुशी हुई। लेकिन यह आनंद उसके मुखमंडल पर क्षण भर के लिए था, क्योंकि वह इस सोच में पड़ गया कि मालूम नहीं ये लोग कौन है और मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। वह सोचने लगा, ये लोग मुझे बंदी बना दे तो मैं अपने लक्ष्य को कैसे साध पाऊंगा। इनसे अकेले में मैं कैसे लड़ पाऊंगा। इसके चंगुल से मैं कैसे बच पाऊंगा। अगर मैं छोड़ भी दिया गया तो भी कैसे विश्वास करूं कि वे शताब्दी का फूल मुझे लौटाएंगे। अगर नहीं लौटाया तो किस मुंह से वापस जाऊंगा। प्रधान शंभू तथा राजा को क्या समाधान दूंगा। इस बीच पुष्पों की सुगंधित से आकर्षित होकर राक्षस जंतु यहाँ आ जाए तो क्या उसका मुकाबला कर पाएंगे। ये लोग इस काम में मेरी सहायता करेंगे या भय से भाग जाएंगे। दुख की बात तो यही है कि मेरे कारण ये लोग भी विपत्ति में फंस जाएंगे। राक्षस जंतु के बारे में मैं इनसे कहूँ कि नहीं। यही सोचते हुए वह युवक के साथ झोंपड़ी के अंदर गया। कहानी और है।